तो लायबिलिटी के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है बच्चों? एसेट्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से शायद ये वर्ड सुना ही होगा, किसी ना किसी मूवी में सुना होगा। तो संपत्ति या एसेट्स होता क्या है? मैंने एक मशीन खरीदी या मैंने एक बाइक परचेज करी, तो वो बाइक क्या है? मेरी संपत्ति है। मैंने कहीं पर जमीन खरीदी, वो जमीन मेरी संपत्ति है। मैंने एक लैपटॉप परचेज करा, वो लैपटॉप मेरी संपत्ति है, मेरी एसेट्स है। मेरे बैंक में जो पैसा पड़ा है वो मेरी एसेट्स है। मेरे वॉलेट में जो कैश पड़ा है वो भी मेरी एसेट्स है। आपके वॉलेट में जो कैश पड़ा है वो आपकी एसेट्स है। आपके बैंक में जो पैसा पड़ा है वो आपकी एसेट्स है। आपने जो जमीन खरीदी या आपके पिताजी ने जो जमीन खरीदी वो उनकी एसेट्स है। अगर मैंने कोई फ्लैट किराए पर लिया, रेंट पर लिया, तो क्या मैं उसे अपनी एसेट्स कह सकता हूं? नहीं। किसी चीज को, किसी भी रिसोर्स को आप अपनी एसेट्स कब कहेंगे? जब आपने उसे खरीदा हो या वो आपका हो, जिस पर आपका कानूनी अधिकार हो। किसी चीज पर अगर आपका कोई कानूनी लीगल राइट है, लीगली आप उसे कंट्रोल करते हैं, ओन करते हैं, तब आप उसे अपनी एसेट्स कह सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज को ओन्ड नहीं करते, केवल यूज कर रहे हैं लेकिन ओन्ड नहीं कर रहे, आप उसके लीगल ऑनर नहीं है, मालिक नहीं है, तो आप उसे अपनी एसेट्स नहीं कह सकते। मैंने कोई फ्लैट किराए पर लिया तो बस मैं उसे यूज तो कर रहा हूं, लेकिन मैं उस फ्लैट का मालिक नहीं हूं, तो मैं उसे अपनी एसेट्स नहीं कह सकता। तो किसी भी रिसोर्स को, अच्छा पहली बात तो एसेट्स के अंदर कोई लैंड और बिल्डिंग के अलावा बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज, हर कुछ, आपका कैश, बैंक, फर्नीचर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, मोटर बाइक, कार, लैंड, बिल्डिंग, सब चीजें क्या हैं? एसेट्स हैं, अगर वो आपकी हैं तो। सिर्फ लैंड और बिल्डिंग की बात नहीं हो रही यहां पे। तो एसेट्स का मतलब संपत्ति, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो एनी काइंड ऑफ रिसोर्स जिसे आप ओन्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो उसे आप अपनी एसेट्स कह सकते हैं। तो फिलहाल यहां पे बात करेंगे कंपनी के बारे में। तो कंपनी ने अगर कहीं पर जमीन खरीदी तो वो जमीन कंपनी की एसेट्स है। कंपनी के बैंक अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है वो कंपनी की एसेट्स है। कंपनी के प्रेमिसेस में जो फर्नीचर लगा हुआ है वो कंपनी की एसेट्स है। बच्चों बात मैं कर रहा हूं कंपनी की, मैं ओनर की बात नहीं कर रहा। ऑनर के घर पर जो फर्नीचर है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हम बात कर चुके हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। हमें बिजनेस की बात करनी है, ऑनर की बात नहीं करनी। ऑनर को साइड रखना है, हमें बात करनी है बिजनेस की। तो ऑनर के घर पे जो फर्नीचर लगा है मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। ऑनर क्या कर रहा है अपनी लाइफ में मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है कंपनी के बारे में। तो एसेट्स, एक कंपनी की एसेट्स क्या क्या है? हर वो रिसोर्स जिसे कंपनी, जिसे कोई बिजनेस ओन्ड करता है, कंट्रोल करता है, वो उस बिजनेस की एसेट्स है। बच्चों हर एक एसेट्स की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। ऐसा तो है नहीं कि उसकी कोई वैल्यू ना हो। मैंने मशीन खरीदी है तो कुछ तो वैल्यू होगी, कुछ 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, कुछ तो होगी। तो एसेट्स वो है जिसे हम ओन्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एसेट्स। तो एसेट्स है क्या? एसेट्स सिग्निफाइज ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों एसेट्स हर वो रिसोर्स है, एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बिजनेस। एसेट्स हर वो रिसोर्स है जिसे बिजनेस ओन्ड करता है, कंट्रोल करता है, दैट है सम इकोनॉमिक वैल्यू, और एसेट्स की कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, एंड जनरेट रेवेन्यू एज वेल एज रिसीवेबल। भाई एसेट्स बिजनेस ने क्यों परचेज करी? मशीनरी क्यों परचेज करी? अगर एक कंपनी कोई मशीनरी परचेज करती है तो क्या उस मशीन का बेनिफिट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस, उस मशीन का यूज किया जाएगा प्रोडक्शन में, सामान को बनाने में, और सामान को बनाकर बेचेंगे, बेच के पैसा भी आएगा। तो एसेट्स की वजह से क्या होता है? एसेट्स हेल्प, एसेट्स हमारी मदद करती है, किसी भी कंपनी की मदद करती है टू जनरेट द रेवेन्यू, इनकम को जनरेट करने में, एंड एज वेल एज रिसीवेबल, और उसकी वजह से फ्यूचर में पैसा आता रहता है। आज मैंने कोई मशीन परचेज करी है तो शायद आज पैसा जाएगा, लेकिन कई सालों तक उस मशीन की वजह से हमारे पास पैसा आता रहेगा।
तो असेट्स क्या है भाई, एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। असेट्स एनी काइंड ऑफ रिसोर्स, कोई भी उस रिसोर्स हो सकता है जिसे एक बिजनेस ओन करता है, कंट्रोल करता है, जिसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, और असेट्स की वजह से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है और रिसीवेबल्स आते हैं, मतलब पैसा लेने का अधिकार। अब असेट्स कितने तरह की होती है बच्चों, जैसे हमने बात करी थी लायबिलिटी के ऊपर, लायबिलिटी दो तरह की है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। उसी तरीके से एसेट्स को भी क्लासिफाई किया जाएगा। तो नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट को फिक्स असेट भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म असेट भी कहते हैं, और भी इसके नाम है। तो यहां पे लॉन्ग टर्म नहीं लिखा तो मैं चलो लिख देता हूं, यहां पे लॉन्ग टर्म असेट भी कहते हैं बच्चों से। लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो पहले नाम से समझते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स का क्या मतलब है, और ये शॉर्ट टर्म एसेट्स है। तो क्या होती है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो शुरुआत करते हैं चलो नॉन करंट से। अगर आपने कोई बाइक परचेज करी चलाने के लिए, बेचने के लिए नहीं, चलाने के लिए, तो आपको क्या लगता है वो बाइक कितने साल चल जानी चाहिए? 2 साल 3 साल तो चलेगी आराम से, अगर सही तरीके से चलाया जाए तो 4 साल 5 साल भी चल सकती है। तो एक नॉर्मल बाइक अगर हम कोई परचेज करते हैं 80,000 की, लाख रुपए की कोई बाइक हमने परचेज करी, तो भाई 4 साल तो आराम से चल जाती है, 4 साल तक वो ज्यादा दिक्कत नहीं देती। कभी ना कभी जरूर खराब होगी, कभी ना कभी एक ऐसी नौबत जरूर आएगी कि मुझे उसे बेचना पड़ेगा और फिर मैं एक नई बाइक को परचेज करने की प्लानिंग करूंगा। कभी ना कभी जरूर होगा ऐसा, ऐसा तो नहीं कि वो 20 साल 25 साल चल जाएगी, 4 साल 5 साल चल जाएगी, उसके बाद ऐसी कोई नौबत आएगी। तो अगर मैं एक बाइक परचेज करता हूं तो वो बाइक संपत्ति हो गई हमारी, लेकिन वो संपत्ति कितने साल तक चल सकती है, आप उस संपत्ति का कितने साल तक बेनिफिट उठाएंगे? 4 साल 5 साल तो आराम से उठाएंगे। तो ऐसी संपत्ति, ऐसी कोई भी एसेट जिसका बेनिफिट मुझे आने वाले कई सालों तक मिलने वाला है, 4 साल 5 साल तक। बच्चों हम हमेशा 12 मंथ को बेस बना के बात करते हैं। ऐसी कोई भी संपत्ति जिसका बेनिफिट 12 महीने के बाद भी मिलता रहेगा, 2 साल 3 साल तक मिलता रहेगा, ऐसी एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं, फिक्स एसेट्स कहते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स कहते हैं, लंबे समय तक चलने वाली एसेट्स। ऐसी कोई संपत्ति जिसे आपने खरीदा और आप उस पर अपनी एक्सपेक्टेशन के बेस पे बात करेंगे। हम जो भी क्लासिफिकेशन करते हैं करंट होगी या नॉन करंट, अपनी एक्सपेक्टेशन के बेस पर हमें क्या लगता है कि वो संपत्ति हमें कितने सालों तक बेनिफिट देती रहेगी। अगर आपको लगता है 12 महीने के बाद भी आपको बेनिफिट मिलता रहेगा उस एसेट से, तो आप उसे नॉन करंट एसेट बोलिए। लेकिन अगर मैंने बाइक परचेज करी, मेरा शोरूम है, बाइकों का शोरूम है, बाइक मैं खरीदता हूं बेचता हूं, खरीदता हूं बेचता हूं, तो मैंने अगर बाइक परचेज करी है बेचने के लिए, मैंने अपने शोरूम में लाके खड़ा कर दिया, मैं क्या चाहता हूं 2 साल के बाद बिके। नौबत बेचने की जो नौबत है वो कब आए? 4 साल के बाद। अगर मैंने बेचने के लिए खरीदा है तो मैं क्या चाहूंगा कि भाई आज खरीदा है कल ही बिक जाए। मैं तो यही चाहूंगा ना कि आज खरीदा है कल ही बिक जाए। तो ऐसी संपत्ति जिसको आप काफी लंबे समय तक अपने पास होल्ड करके नहीं रखना चाहते, आप चाहते हो आई जाए, आती रहे जाती रहे, आती जाए जाती जाए, मतलब फ्लो बना रहे। ऐसी कोई संपत्ति जिसमें एक फ्लो रहता है, आता जाता रहता है, अप एंड डाउन प्लस माइनस रहता है, ऐसी कोई संपत्ति को हम करंट एसेट्स कहते हैं। तो भाई मैंने देखो दोनों जगह बाइक की बात करी, बाइक परचेज करी बेचने के लिए, तो मैं चाहता हूं आज मैंने खरीदी है कल ही निकल जाए, 12 महीने के अंदर अंदर तो बिकी जाए। इतना लंबे समय तक मैं उसे अपने पास रखना नहीं चाहता, 12 महीने के अंदर अंदर बिक जाए और मेरे पास उसके बदले क्या आ जाए? कैश आ जाए, मैं थोड़ा प्रॉफिट कमा लूं। तो ऐसी कोई संपत्ति जिसे आप क्या उम्मीद करते हैं? एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन अ ईयर। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि भाई मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता हूं कि वो कैश में बदल जाए, मतलब वो चली जाए और बदले में कैश आ जाए। ऐसी कोई संपत्ति जिस पर आप ऐसी कोई उम्मीद लगाते हैं, ऐसी संपत्ति को करंट एसेट्स कहते हैं। एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन अ ईयर,
ये इंपॉर्टेंट है, विद इन अ ईयर। आप चाहते हैं 12 महीने के अंदर अंदर ही, 12 महीने से पहले पहले ही वो असेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाए। भाई बाइक मैंने खरीदी है तो मेरी संपत्ति, अब खरीदने की वजह क्या थी? या तो मैं उसे बेचना चाहता हूं या मैं उसे यूज करना चाहता हूं। अगर मैं उसे यूज करना चाहता हूं कई सालों तक, 4 साल 5 साल तक उसे यूज करना चाहता हूं, तो ऐसी संपत्ति नॉन करंट असेट्स है। नॉट एक्सपेक्टेड, मैं यहां पे ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगा रहा कि मुझे उसे 12 महीने के अंदर अंदर बेचना पड़े, मैं ऐसा नहीं चाहता। यहां पे मैं यहां पे चाहता हूं कि 12 महीने से पहले पहले बिक जाए। यहां पे चाहता हूं कि भैया 12 महीने नहीं, 4 साल 5 साल तक तो चले, 5 साल के बाद आए बेचने की नौबत अगर आए तो नॉट एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन अ ईयर। मैं ऐसी यहां पे कोई उम्मीद नहीं लगाता कि 12 महीने के अंदर अंदर मुझे उसे कैश में कन्वर्ट करना पड़े। इसका मतलब इन शॉर्ट बच्चों बेचना पड़े। कन्वर्ट इनटू कैश का मतलब है बेचने की बात हो रही है। मैं नहीं चाहता कि 12 महीने के अंदर अंदर बेचना पड़े, और मैं यहां पे क्या चाहता हूं, 12 महीने के अंदर अंदर बिक जाए और बदले में कैश आ जाए। तो आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए एक बार बात करते हैं दोबारा से। तो मैंने फर्नीचर परचेज करा, मेरी फर्नीचर की शॉप है, मेरी फर्नीचर की शॉप है, मैंने फर्नीचर खरीदा है बेचने के लिए। तो कैसी कैसी एसेट्स है वो? मेरी फर्नीचर की शॉप है, मैंने फर्नीचर खरीदा है बेचने के लिए, गोडाउन में रखा है, पैक करके रखा है। मैं क्या चाहता हूं कि भैया वो जल्दी से जल्दी बिक जाए, और बिक जाए और बदले में पैसा आ जाए। तो फर्नीचर मेरी संपत्ति है, जब तक नहीं बिका तब तक मेरी ही है, तो फर्नीचर को मैं करंट एसेट बोलूंगा। लेकिन अगर फर्नीचर मैंने खरीदा है अपने बैठने के लिए, भैया फर्नीचर की शॉप है, भले ही फर्नीचर की शॉप है, बैठूंगा तो सही मैं भी, अपने क्लाइंट को बिठाऊंगा, अपने एम्प्लॉयज को बिठाऊंगा, टेबल कुर्सी कुछ रखा होगा मेरे पास जिसे मैं यूज करता हूं। भले ही मेरी फर्नीचर की शॉप हो, लेकिन सारा फर्नीचर बेचने के लिए नहीं होगा। कुछ फर्नीचर ऐसा भी होगा जिस पर मैं बैठता हूंगा, मैं उसे यूज करता हूंगा, और मैं क्या चाहता हूं वो फर्नीचर कितने सालों तक चलता रहे, बिना किसी दिक्कत के वो फर्नीचर कितने सालों तक चलता रहे, कई सालों तक, मैं तो ये चाहूंगा। तो ऐसी कोई संपत्ति जिसे आपने परचेज करा है यूज करने के लिए, तो नॉन करंट। ऐसी कोई संपत्ति जिसे आपने परचेज करा है बेचने के लिए, तो करंट असेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो असेट सिग्निफाइज ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। तो वापस डेफिनेशन पे एक बार बात कर लेते हैं। असेट सिग्निफाइज ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज, असेट्स हर वो रिसोर्स है जिसे ओन्ड करता है, कंट्रोल करता है कौन? बिजनेस। किसी भी रिसोर्सेज को अगर कोई बिजनेस ओन करता है, कंट्रोल करता है, तो उस रिसोर्सेज को बिजनेस की संपत्ति कहा जाएगा। दैट हैज सम इकोनॉमिक वैल्यू, और हर असेट्स की कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है, एंड हेल्प टू जनरेट रेवेन्यू, और असेट्स हमारे रेवेन्यू को जनरेट करने में मदद करता है, और पैसे को रिसीवेबल में कन्वर्ट करता है हमारी असेट्स को। असेट शुड हैव सम फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या क्या बातें होनी चाहिए असेट्स के अंदर? इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस, बात हो चुकी है। इट मे बी इन द टेंजिबल फॉर्म और इनटेंजिबल, इसके ऊपर अभी हमें बात करनी है, इसके ऊपर बात करनी है, और काफी अच्छी खासी चर्चा चलेगी इसके ऊपर। टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। क्या मतलब है इसका? भाई ऐसी भी असेट्स हो सकती है जो दिखाई नहीं देती। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ असेट्स हो लेकिन वो दिखाई ना दे, मिस्टर इंडिया वाली। ऐसी भी असेट्स हो सकती है जो दिखाई दे जाए। भाई ये तो बड़ी आसानी बात है, टेंजिबल असेट मतलब जो दिखाई देती है। भाई मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर सब दिखाई तो देता है, छू भी सकते हैं, दिखाई भी देता है। तो इसके ऊपर बात करेंगे अभी आगे। इट शुड हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू अटैच टू इट, हर एक असेट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है जिसको हम मेजरमेंट कर सकें। मेजरमेंट इन मनी टर्म, बच्चों हर एक असेट्स को हमें मनी की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है कि भैया ये कितने रुपए की है। आपसे पूछा जाए ये मशीन कितने रुपए की खरीदी, तो आप बता सको। आपके पास हर एक असेट्स की मॉनेटरी टर्म में वैल्यू होनी चाहिए। असेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट असेट, बात हो चुकी है। करंट असेट बात हो चुकी है। बच्चों फिक्टिशियस असेट्स के लिए अभी आपको बहुत बहुत इंतजार करना पड़ेगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं बच्चों जिसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंस के साथ, इतना आसान नहीं है, अभी शुरुआत हुई है। पहले बहुत सारा बेस आपका तैयार होगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा फिक्स असेट। वापस आएंगे इन सभी नोट्स पे दोबारा से। चलिए तो
करंट और नॉन करंट आपका क्लियर हो गया, एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर हेल्ड बाय द एंटिटी और एंटरप्राइज। नॉन करंट असेट वो होती हैं जिसे एक बिजनेस अपने पास रखता है, हेल्ड बाय एंटिटी, नॉट विद द पर्पज ऑफ रीसेल। लेकिन ये बेचने के लिए नहीं है भाई, बेचने के लिए नहीं खरीदा मैंने। नॉन करंट असेट मतलब काफी लंबे समय तक चलने वाली, काफी लंबे समय तक मैं इसे क्या करूंगा, फिर अगर मैंने बेचूंगा नहीं तो क्या करूंगा, यूज करूंगा। मैंने बाइक परचेज करी चलाने के लिए, तो फिर वो मेरी नॉन करंट असेट्स है। नॉट विद द पर्पज ऑफ टू रीसेल बट आर हेल्ड आइदर एज अ इन्वेस्टमेंट। मैंने इसे एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखा है। बच्चों इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अगर एक कंपनी हमने लगाई है, एक कंपनी की शुरुआत करी है, तो उसमें हमने मशीन खरीदी जिससे हम प्रोडक्शन करेंगे, तो मशीन में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो एक तरह की ये इन्वेस्टमेंट है। और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन, इसकी वजह से मेरे बिजनेस के कई सारे ऑपरेशन चल पाएंगे। जैसे कि मशीन की वजह से क्या होगा, बिजनेस का कौन सा ऑपरेशन है जो मशीन की वजह से चलेगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी। भाई बिजनेस के अंदर हमें बहुत प्रोडक्शन करना ही नहीं करना, तो जो प्रोडक्शन का काम है वो तो मशीन से ही होगा। तो अगर मैं मशीन खरीदता हूं, बेचने के लिए नहीं खरीद रहा, मैंने मशीन खरीदी, अपने बिजनेस के अंदर अपनी फैक्ट्री के अंदर लगा दी, और उस फैक्ट्री में लगाने के बाद मैं उससे क्या करूंगा, प्रोडक्शन करूंगा। तो मशीन में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया टू फैसिलिटेट, ताकि हो क्या हो सके, बिजनेस के मेरे काम हो सके, मेरे बिजनेस के कई सारे ऑपरेशन उस मशीन की वजह से चल पाएंगे। इन अदर वर्ड्स दोज असेट्स आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। वो असेट जो काफी लंबे समय के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदी गई हैं, ऐसी संपत्ति को नॉन करंट एसेट कहते हैं। इन द व्यू नॉन एज अ नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, अब इसमें क्या क्या आ सकता है, टेंजिबल असेट्स। बच्चों टेंजिबल का मतलब विच कैन बी सीन एंड टच। टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स, हम बात कर रहे हैं बच्चों नॉन करंट की, मैं चलो पीछे थोड़ा सा आपको बता दूं। अगर नॉन करंट असेट्स की बात करें, तो इसमें दो तरह की चीजें आती हैं, एक आपका टेंजिबल और एक आपका इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है विच कैन बी सीन, जिसको हम देख सकें, एंड टच। हर वो संपत्ति जिसको मैं देख सकता हूं, जिसको मैं छू सकता हूं, ऐसी संपत्ति को टेंजिबल कहते हैं। सस्पेंस तो ये है विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसको मैं देख ही नहीं सकता, छू भी नहीं सकता, ऐसी भी कोई संपत्ति हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो फिलहाल अभी बात करेंगे हम टेंजिबल के बारे में। तो टेंजिबल असेट्स क्या होती है, नॉन करंट असेट्स में पहला पार्ट टेंजिबल। टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। अब जैसे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, दिख रहा है आराम से। दे कैन नॉट बी सीन, क्या लिख दिया उन्होंने, दे कैन बी सीन होगा बच्चों, गलत लिखा है यहां पे। दे कैन बी सीन एंड टच, ये असेट्स देखी जा सकती हैं, इनको छुआ जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल असेट्स आर एज फॉलो, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग। अब ये क्या होती है बताने की तो जरूरत नहीं है। लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, ये सब चीजें दिखाई देती हैं, हम इन्हें छू सकते हैं। और ये सब चीजें मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदी, फिर से बात कर रहा हूं, ये सब चीजें हमने यूज करने के लिए खरीदी है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसे आप परचेज करते हैं, कई सालों तक यूज करना चाहते हैं, ऐसी ही असेट्स को हम नॉन करंट कहते हैं। और नॉन करंट में ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं, इसलिए इसे टेंजिबल असेट भी कहेंगे।
बात करते हैं इंटेंजिबल की। मेन मुद्दा तो इंटेंजिबल पे है। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये दिखाई भी नहीं देती, छू भी नहीं सकते। दे कैन नॉट बी सीन एंड टच। एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर एज फॉलो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर पड़े हैं, क्या आप उन्हें देख सकते हैं, मतलब छू सकते हैं? कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर पड़े हैं, क्या आप उसे छू सकते हैं? ये मोबाइल फोन है मेरे पास, मैं मोबाइल फोन तो छू सकता हूं, लेकिन इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर? एंड्रॉयड। क्या मैं उस एंड्रॉयड को छू सकता हूं? क्या उस प्रोग्रामिंग को मैं उठाकर कहीं पर रख सकता हूं, कहीं पर छू सकता हूं? नहीं छू सकता। मैं यूज कर सकता हूं। मैंने जब ये 16,000 रुपए पे करे तो 16,000 सिर्फ इस हार्डवेयर के पे नहीं करे, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है ना, मैंने उसके लिए भी पे करा है। जब मैंने वो एंड्रॉइड ये पूरा मोबाइल परचेज करा तो मैंने दो चीजें परचेज करी, एक हार्डवेयर और इसके अंदर पड़ा सॉफ्टवेयर। मैंने दोनों के लिए पेमेंट करी है। मैं तो ये मेरी पूरी मेरी एसेट्स है। मैं मोबाइल फोन तो छू सकता हूं, लेकिन इसके अंदर पड़ा सॉफ्टवेयर मैं कभी छू नहीं सकता। इट कैन नॉट बी टच। इसको सीन भी नहीं किया जा सकता, इसका एप्लीकेशन सीन किया जा सकता है, लेकिन एंड्रॉयड कैसा दिखाई देता है, एंड्रॉयड होता कैसा है, उसकी कोई पिक्चर, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप उसे छू नहीं सकते। वो एवेंजर के अंदर एक मूवी आई, एवेंजर के अंदर वो आया था, टोनी स्टार्क का जो रोबोट था सॉफ्टवेयर, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस में आ गया था। चलो इसे काट दो यार। तो कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्यूटर तो छुआ जा सकता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर पड़ा जो सॉफ्टवेयर है विंडो, आप उसे छू नहीं सकते। तो सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल चीज है। चलिए आगे बात करते हैं पेटेंट्स की। ये क्या होता है बच्चों? आपने कोई इन्वेंशन कर दी, नॉलेज, कोई आपका नया आइडिया, आपने कोई नई इन्वेंशन कर दी, तो आप क्या करोगे? उस इन्वेंशन को पेटेंट करवा लोगे। क्या मतलब होता है पेटेंट करवाने का? उस इन्वेंशन को रजिस्टर करवा लो। इससे क्या फायदा होगा कि अगर किसी कंपनी को, अगर कोई भी XYZ कंपनी है, आपकी इन्वेंशन को यूज करके कोई प्रोडक्शन करना चाहती है, कुछ काम करना चाहती है, तो वो पहले आपसे परमिशन लेगी। बिना आपकी परमिशन के वो आपकी टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकती। तो अगर मैंने कोई इन्वेंशन करी, कोई नई चीज, कोई नया आइडिया मैंने बनाया, कोई नई टेक्नोलॉजी मैंने बना दी, तो मैंने उसको पेटेंट करवा लिया। अब पेटेंट करवाने के बाद कोई कंपनी उस आइडिया को, उस टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहती है, तो वो मुझसे परमिशन लेगी। मैं उसको परमिशन क्या फ्री में दे दूंगा या उससे प्रॉफिट पैसा लूंगा? बिल्कुल मैं उससे पैसा लूंगा। सिर्फ किस चीज का? परमिशन का। मैं उसे कह रहा हूं ठीक है, मैं तुम्हें अलाउ करता हूं, तुम इस इन्वेंशन को यूज कर लो। कैसे अलाउ करूंगा? एक पेपर पे, डॉक्यूमेंट पे साइन करके, बस इतना। तो वो जो इन्वेंशन है वो एक नॉलेज है। क्या नॉलेज को छुआ जा सकता है? नहीं। उस नॉलेज को यूज किया जा सकता है, उस नॉलेज से प्रॉफिट कमाया जा सकता है, लेकिन उस नॉलेज को छुआ नहीं जा सकता। उस नॉलेज से नई नई चीजें बनाई जा सकती हैं, लेकिन नॉलेज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं छू सकूं। वो नॉलेज आपकी थी, आपने इन्वेंट करी थी, वो आपकी संपत्ति है, उस पर कानूनी आपका अधिकार है। अगर आपने पेटेंट करवा ली वो नॉलेज, वो इन्वेंशन अगर आपने पेटेंट करवा ली, तो पेटेंट अधिकार देता है आपको कि आपके पास उस नॉलेज को यूज करने का अधिकार है। तो बच्चों पेटेंट क्या है? ये दो टॉपिक क्लियर? पेटेंट एक नॉलेज है और कुछ नहीं है। वो नॉलेज क्योंकि आपकी है इसलिए वो आपकी संपत्ति। और क्या उस नॉलेज का आपको बेनिफिट मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। कॉपीराइट, अगर आपने कोई गाना लिख डाला, कोई भी गाना लिख डाला, क्या वो गाना आपकी संपत्ति माना जाएगा? अगर आपने लिखा है तो बिल्कुल आप ही की संपत्ति माना जाएगा। लेकिन आपके लिए जरूरी क्या है? पहले उस गाने को क्या करवाओ? रजिस्टर करवा लो कॉपीराइट डिपार्टमेंट में। आपने कॉपीराइट डिपार्टमेंट में अपने गाने को रजिस्टर करवा लिया, वहां पर मेंशन हो गया कि भाई वो गाना आपने लिखा है, तो अब वो कानूनी आपकी संपत्ति बन गया। कोई प्रोड्यूसर अपनी मूवी के अंदर आपके गाने को यूज करना चाहता है, तो क्या वो आपसे पहले परमिशन लेगा या नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। बिना परमिशन के नहीं यूज कर सकता आपका गाना। तो क्या आप उसको परमिशन फ्री में दोगे? वही सेम एग्जांपल, आप उससे पैसा लोगे और फिर आप उसको रिटर्न में एक परमिशन दे दोगे कि हाँ मैं आपको
परमिशन देता हूं कि आप अपनी मूवी में मेरा गाना यूज कर सको। हनी सिंह ने 70 लाख रुपए लिए थे शायद, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता मुझे, लेकिन पैसा लिया था अच्छा खासा अपने टाइम पर। हनी सिंह का काफी अच्छा टाइम था एक पॉइंट पे। तो कॉपीराइट्स, अगर आपने कोई गाना लिख डाला है तो वो गाना आपकी संपत्ति है। अब गाना क्या है? गाना कोई छूने वाली चीज सुना है? जैसे मशीनरी, कंप्यूटर को मैं छू सकता हूं, गाने को मैं छू नहीं सकता, गाने को मैं बस गा सकता हूं, कंपोज कर सकते हैं। तो गाना, अगर आपका कोई, जैसे भाई एक मशीन और गाने में क्या फर्क है? मशीन का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मैंने मशीन को परचेज करा है, मशीन पर मेरा कानूनी अधिकार है, मशीन को मैं यूज कर रहा हूं, मशीन से मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, मशीन की एक वैल्यू है, तो मशीन को मैं अपनी संपत्ति कह रहा हूं। मैंने एक गाना लिखा, वो गाने से मुझे बेनिफिट मिल रहा है, उस गाने की मॉनेटरी वैल्यू है, वो गाने मेरा है, वो गाना मेरी संपत्ति है, उस पर कानूनी मेरा अधिकार है, तो गाना भी मेरी संपत्ति हो गया। बस गाने और मशीन में क्या फर्क है? मशीन दिखाई देती है, गाना दिखाई नहीं देता, गाने को छुआ नहीं जा सकता, गाना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं छू सकूं। उसी तरीके से बच्चों गुडविल होता है, गुडविल को 12th में बात करेंगे। ट्रेडमार्क होता है, ये भी आपकी इसी तरीके की संपत्ति है, ट्रेडमार्क और गुडविल। गुडविल को डिटेल में हम 12th में बात करने वाले हैं, तो अभी आप बस आपको याद कर लीजिए गुडविल और ट्रेडमार्क भी आपकी किस तरह की संपत्ति है। एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं ये सारे, एक एक नंबर के, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपका 11th के अंदर, 11th में कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी मैं आपको कवर करवा रहा हूं क्योंकि एक एक नंबर के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, थ्योरेटिकल तो पूछा जा सकता है। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हाँ इसे यूज कर सकते हैं, इनसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो ये हो गई आपकी इंटेंजिबल एसेट्स कंप्लीट। बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स वो संपत्ति जिसको मैंने अपने पास रखा है, बेचने के लिए रखा है। अगर मैंने कोई सामान परचेज करा, कोई फर्नीचर परचेज करा है, लेकिन मैं उसे बेचना चाहता हूं, अपने पास रखना नहीं चाहता, तो फिर फर्नीचर मेरी संपत्ति तो है, लेकिन किस तरह की? करंट एसेट्स। लेकिन मैं उसे फर्नीचर नहीं बोलूंगा, अब मैं उसे क्या बोलूंगा? उसे हम गुड्स कहेंगे या इन्वेंट्री कहेंगे। तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द एंटिटी विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग दैम इन कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। ऐसी कोई भी एसेट्स, कोई भी संपत्ति जिसको मैं जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट करना चाहता हूं, बस मैं चाहता हूं वो चला जाए, बदले में कैश आ जाए, तो ऐसी संपत्ति को हम करंट एसेट्स कहते हैं। एक साल के अंदर अंदर वो चला जाए और बदले में कैश आ जाए। तो पहली एसेट्स है गुड्स या इन्वेंट्री। क्या होता है गुड्स, क्या होता है इन्वेंट्री? बच्चों अगर मैंने फर्नीचर खरीदा, बेचने के लिए खरीदा, तो मैं फर्नीचर नहीं बोलूंगा फिर उसे। अगर वो सामान मैंने कोई भी चीज परचेज करी है बेचने के लिए, तो मैं उसे इन्वेंट्री कहूंगा या गुड्स कहूंगा। अगर मैंने फर्नीचर खरीदा है यूज करने के लिए, तब तो मैं उसे फर्नीचर बोलूंगा। मैंने मशीन परचेज करी है यूज करने के लिए, मैं उसे मशीन बोलूंगा, मैं अपने रिकॉर्ड में मशीन बोलूंगा उसे। मैंने कोई बिल्डिंग परचेज करी है यूज करने के लिए, तो मैं उसे बिल्डिंग बोलूंगा। लेकिन अगर आपने कोई चीज परचेज करी है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे कंप्यूटर हो, कुछ भी, अगर आपने उसे बेचने के लिए ही खरीदा है, तो फिर आप उसे ना कंप्यूटर बोलोगे, ना मशीन बोलोगे, ना बिल्डिंग बोलोगे, आप उसे इन्वेंट्री बोलोगे। बस आप उसे सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री या गुड्स कहोगे। तो मैंने बिल्डिंग परचेज करी बेचने के लिए, मैं बिल्डर हूं, मेरे लिए वो फिर बिल्डिंग नहीं है, मैं उसे क्या बोलूंगा? भाई ये तो इन्वेंट्री है मेरी, ये क्या है मेरी? ये तो मेरी इन्वेंट्री है। मैंने कंप्यूटर परचेज करा बेचने के लिए, तो मैं उसे कंप्यूटर नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? क्या ये कंप्यूटर है? नहीं, मैं कहूंगा भाई ये तो इन्वेंट्री है। तो कोई भी चीज अगर आपने बेचने के लिए खरीदी है, तो फिर उसका कोई नाम नहीं, सब नाम साइड कर दो, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किस तरह की एसेट्स है? करंट एसेट्स है। इन्वेंट्री होती क्या है? गुड्स होता क्या है? हर वो सामान, हर वो चीज जो बेचने के लिए खरीदी जाए। तो इन्वेंट्रीज आर परचेज विद द पर्पस टू रीसेल, मैंने खरीदा ही बेचने के लिए है, एंड अर्न प्रॉफिट। अच्छा एक चीज बताइए, लायबिलिटी पे चलते हैं वापस। मैं कहता था मुझे किसी को अमाउंट पे करना है, अमाउंट पेबल लायबिलिटी है, अमाउंट पेबल लायबिलिटी है, तो अमाउंट रिसीवेबल क्या होगा? मुझे किसी से पैसा लेना है, क्यों लेना है? क्योंकि भाई मेरा है ना, भाई मैंने किसी को सामान बेचा, ऐसा हो सकता है कि मैं किसी को उधार में सामान बेच दूं, मैंने सामान बेचा लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया, मैंने कहा चल भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक हफ्ते बाद दे दियो,
2 हफ्ते बाद दे दियो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे किसी से पैसा लेना है, क्यों लेना है? क्योंकि मैंने उसे सामान बेचा है। तो मैंने को अगर किसी से पैसा लेना है तो उस पैसे को भी मैं अपनी संपत्ति कहूंगा, क्योंकि वो पैसा अब मेरा है। ठीक है जी। तो याद रखिएगा, अमाउंट पेबल अगर लायबिलिटी है तो रिसीवेबल एसेट्स होगा। कैश इन हैंड, मेरे हाथ में जो पैसा है वो मेरी संपत्ति। कैश एट बैंक, मेरे बैंक में जो पैसा है वो मेरी संपत्ति। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेडिंग की वजह से अगर मुझे फ्यूचर में किसी से पैसा लेना है तो वो भी मेरी संपत्ति। इसमें बच्चों 2 तरह की संपत्ति कवर होती हैं, 2 तरह की एसेट कवर होती हैं, डेटर और बीआर। डेटर और बीआर मतलब मुझे किसी से पैसा लेना है। अब इतना समझो, डेटर और बीआर का मतलब मुझे किसी से पैसा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि भाई मैंने किसी को सामान बेचा है, सिंपल। जैसे कि वहां पे मैंने 2 पॉइंट छुड़वाए थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम रिसीव एडवांस, वैसे ही यहां पे भी हमारे ये 2 टॉपिक पेंडिंग रहेंगे। कब तक पेंडिंग रहेंगे? जब तक मैं आपको इनकम और एक्सपेंसेस के टॉपिक कवर नहीं कराता। तो ये होती है भाई आपकी करंट एसेट्स। आई होप आपको एसेट्स के बारे में पता लग गया होगा। तो एक बार एसेट्स के ऊपर कंक्लूड कर लेते हैं सारी बातें। एसेट्स क्या है? हर वो चीज, मैं बात कर रहा हूं बिजनेस की, पहली बात मैं ऑनर के पर्सनल एसेट्स की बात नहीं कर रहा, ऑनर के घर की बात नहीं कर रहा। रीजन, आपके पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल का रीजन होना चाहिए। मैं ऑनर के पर्सनल एसेट्स की बात क्यों नहीं करूंगा? मैं ऑनर के घर पर जो फर्नीचर लगा है मैं उसकी बात क्यों नहीं करूंगा? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑनर के घर पर क्या क्या है, कितना फर्नीचर है, ऑनर के पर्सनल बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, ऑनर के पास, ऑनर के घर में क्या क्या ज्वेलरी रखी है, मैं इसकी बात क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्या कहता था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? बिजनेस और ऑनर 2 अलग अलग लोग हैं। बिजनेस को अलग रखो, ऑनर को अलग रखो। हमें ऑनर की बात नहीं करनी, ऑनर की पर्सनल खर्चों की बात नहीं करनी, उसकी पर्सनल एसेट्स की बात नहीं करनी, उसकी पर्सनल लायबिलिटी की बात नहीं करनी। जो भी बात करनी है सारी की सारी बातें बिजनेस के बारे में करनी है। चलिए बात करते हैं बिजनेस की। तो हर वो रिसोर्स जिस पर बिजनेस का कानूनी अधिकार है, जिसे बिजनेस ओन करता है, कंट्रोल करता है, जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, जिसका फ्यूचर कोई ना कोई बेनिफिट है, तो उसे हम बिजनेस की एसेट्स कहेंगे। एसेट 2 तरह की है, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट एसेट यूज करने के लिए खरीदी जाती है, कई सालों तक इसे यूज करते रहेंगे, बिजनेस का प्रॉफिट बनाते रहेंगे। तो नॉन करंट एसेट परचेज की जाती है यूज करने के लिए, करंट एसेट परचेज की जाती है बेचने के लिए, जिसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। इसमें कोई नाम नहीं रखेंगे, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर कुछ नहीं रखना। अगर आपने कोई चीज परचेज करी है बेचने के लिए तो फिर वो बस इन्वेंट्री है और कुछ नहीं है। तो करंट एसेट में इन्वेंट्री आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, 2 नाम और है, एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस, बाद में बात करते हैं इसकी। नॉन करंट में 2 तरह की एसेट्स आती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, कुछ भी आपने सब खरीदा है यूज करने के लिए, कई सालों तक इसे यूज करोगे। इंटेंजिबल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और वैसे 11th में इसका ज्यादा स्कोप भी नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आएगा। इंटेंजिबल मतलब विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, बट कैन बी यूज टू अर्न प्रॉफिट। मैंने गाना लिख डाला, उस गाने को मैंने कॉपीराइट करवा डाला, तो गाना मेरे प्रॉफिट के लिए तो यूज होगा, मैं गाने को यूज करूंगा, प्रॉफिट भी कमाऊंगा। मैं अपने गाने को यूज करूंगा, मैं अपने गाने से प्रॉफिट भी कमाऊंगा, लेकिन वो गाना कोई चीज नहीं है जिसको मैं उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखूं। वो गाना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं छू सकूं। गाना बस यूज होगा, प्रॉफिट कमाया जाएगा। जैसे मशीनरी यूज होती है प्रॉफिट कमाने के लिए, गाना भी यूज होगा प्रॉफिट कमाने के लिए। मशीन और गाने में फर्क है। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।